बच्चों ये हम जो एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 2 पर आ गए थे हम। और एक्सरसाइज नंबर 2 में मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है टी डी स्क्वायर प्लस के टी माइनस वन डी माइनस वन और बाहर वाई है। कंडीशन दी गई है वाई जीरो की वैल्यू 5 है और वाई इन्फिनिटी की वैल्यू 0 है। तो इसमें बताया गया था पहले y को इनके साथ लाइए, जैसे यहाँ पे लिखेंगे टी डी स्क्वायर वाई और प्लस के टी माइनस वन डी यहाँ y माइनस के y इक्वल टू 0। जैसे डी स्क्वायर वाई लिखा हुआ है इसका मतलब है y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे आ जाएगा t। लिखना चाहो तो s लिख सकते हो तुम, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। फिर प्लस के, और ऐसे नहीं लिखते हो तो डैश में लिख दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें तो डैश लगा दीजिए, केवल यहाँ पर डैश लगा सकते हो, y डबल डैश। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे t माइनस वन है और यहाँ आ जाएगा y डैश माइनस वाई। तो ये संकेत है और कुछ नहीं है, डी स्क्वायर वाई को लिख दिया, कहीं पर डी आ जाए डी वाई आ जाए तो सब y डैश लिख सकते हो। अब इसका तुम्हें लाप्लास लेना पड़ता है क्योंकि हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो सोल्व कर रहे हैं लाप्लास से सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो L यहाँ पर लगा दिया और y डबल डैश प्लस के, चाहो तो इसको अंदर ले जाना, लाप्लास टी वाई डैश का अलग माइनस के लाप्लास वाई डैश का अलग, और यहाँ पर लाप्लास ऑफ वाई। जीरो का लाप्लास जीरो ही होता है तो इधर जीरो ही लिख दिया राइट हैंड साइड में। अब एक थ्योरम होती है कि अगर t की पावर n हो जाए, t की पावर n और कोई फंक्शन एफ टी हो और तुम्हें लाप्लास निकालना हो तो माइनस वन की पावर n जाएगा n बार डिफरेंशिएशन लाप्लास ऑफ एफ टी का। तो यहाँ पर पहले थ्योरम लगानी पड़ेगी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। यहाँ t की पावर 1 है और दूसरी फंक्शन मान लीजिए y डबल डैश को, और ये थ्योरम लगा दीजिए तो n की जगह 1 आ जाएगा, ft का मतलब y डबल डैश। तो जब ये थ्योरम खोलोगे तो माइनस 1 आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन आएगा और लाप्लास होगा y डबल डैश का, मतलब ये ft है ना तुम्हारे लिए, तो ft की जगह लाप्लास ऑफ y डैश आ गया। फिर प्लस यहाँ पर भी ये थ्योरम लग जाएगी क्योंकि यहाँ भी t की मल्टीप्लाई हो रही है, तो n की जगह 1 है और ft का मतलब y डैश है, तो यहाँ पर रखिए तो माइनस 1 आएगा, डी डी पी आएगा और यहाँ पर लाप्लास हो जाएगा y डैश का। अभी यहाँ पर थ्योरम नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पर t की मल्टीप्लाई नहीं है, ये सब मैंने ऐसे ही लिख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर लाप्लास ऑफ y डबल डैश था, ये लाप्लास ऑफ y डबल डैश है तो इसमें भी थ्योरम लगती है। जब 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा तो इसका मतलब होता है पी स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, लाप्लास ऑफ y लिखेंगे माइनस एक पावर p कम करते हैं, फिर y जीरो आता है, फिर p खत्म हो जाता है और y डैश जीरो। अगर ट्रिपल डैश होता है तो ट्रिपल डैश में क्या होगा, p क्यूब से स्टार्ट होता है, लाप्लास ऑफ y आएगा, फिर p की एक पावर कम हो जाएगी y जीरो, फिर अगले में फिर p की एक पावर कम y डैश जीरो, और उससे अगले में फिर p खत्म हो जाएगा y डबल डैश जीरो, मतलब पीछे को डैश बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर मैं डैश वाली थ्योरम खोल रहा हूँ अब, तो माइनस के डीडीपी तो बाहर लिखूंगा मैं और यहाँ पर थ्योरम खोलूंगा, यहाँ पर यहाँ तो डबल डैश है तो पी स्क्वायर से स्टार्ट होगा, लाप्लास ऑफ वाई लिखा जाएगा माइनस के पी कम हो जाएगा एक पावर और यहाँ आ जाएगा वाई जीरो, फिर पी खत्म हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा वाई डैश जीरो। इसी तरह से हम यहाँ पर भी थ्योरम खोलेंगे, जहां जहां पर डैश आ रहा है वहां पर थ्योरम खोल दीजिए, यहाँ पर पी लाप्लास ऑफ वाई और अब पी खत्म हो जाएगा वाई जीरो, पहले लाप्लास ऑफ वाई आता है फिर वाई जीरो फिर वाई डैश जीरो फिर वाई डबल डैश जीरो, ऐसे ही चलते जाते हैं जब तक कि पी खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर भी थ्योरम खुल जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा पी लाप्लास ऑफ वाई और माइनस के वाई जीरो। फिर इसमें कुछ मत करिए क्योंकि यहाँ पर डैश नहीं है, लाप्लास ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि यहाँ पर डीडीपी बनता है, ये डीडीपी, तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है इस पूरे को। लेकिन उससे पहले एक काम कर लीजिए, जो ऊपर कंडीशन है उनका इस्तेमाल कर लीजिए। जैसा y जीरो की वैल्यू 5 दी है, y इन्फिनिटी की वैल्यू 0 दी है, तो इन कंडीशनों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पर। तो माइनस डीडीपी, यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पर लाप्लास ऑफ y और माइनस y जीरो की वैल्यू 5 दी है तो 5p हो जाएगा, लेकिन y डैश की वैल्यू दी नहीं है तो हम अपने पास से कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं कि मान लीजिए y डैश जीरो की वैल्यू a है, तो यहाँ पर मैंने फिलहाल तो a लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए dp और यहाँ पे p लाप्लास ऑफ y जीरो की वैल्यू उसने 5 दी थी तो 5 लिख दिया हमने, माइनस के p लाप्लास ऑफ y और यहाँ पर भी y जीरो की वैल्यू 5 थी, माइनस से प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा और माइनस के लाप्लास ऑफ y इक्वल टू 0। ये
अब इसमें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है इस जगह, यहाँ पर इस पूरे का। तो एक थोड़ी देर के लिए लाप्लास ऑफ y को कुछ मान लीजिए जिससे कि डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत ना आए। हमने कहा मान लीजिए लाप्लास ऑफ y जो है वो थोड़ी देर के लिए z है, यहाँ z लिख देंगे यहाँ पर। तो माइनस के ddp और यहाँ पर आ जाएगा p स्क्वायर, यहाँ z माइनस के 5p और माइनस के a, माइनस के ddp यहाँ पर लिख दिया हमने p z और माइनस के 5, बाकी में p z प्लस के 5 और माइनस के p सॉरी z, ये इसकी जगह ly की जगह z लिख दिया। अब इसे डिफरेंशिएट करना है तो तुम्हें फर्स्ट और सेकंड माने करना है, z का भी यहाँ करना होता है। करो पहला ऐसा कैसा ही, z का करोगे तो dz ओवर dp लिखोगे, फिर प्लस इसका करोगे तो 2p आ जाएगा, और z ऐसा कैसा ही, इसका करोगे p के रेस्पेक्ट में तो 5 आएगा, a का करोगे तो 0 जाएगा। यहाँ पे भी करो ऐसा ही डिफरेंशिएट फर्स्ट और सेकंड से, पहला नु का नुई z का dz ओवर dp आएगा, p का 1 हो जाएगा, z ऐसे लिखा जाएगा और 5 का हो जाएगा 0, माइनस के pz प्लस के 5 और माइनस के z इक्वल टू हो गया 0। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इसमें पहले डी डी जेड वाले इकट्ठे कर लो, जहां पर भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, ये वाला चाहे तो माइनस पूरे में कॉमन ले लो। तो पी स्क्वायर डी जेड ओवर डी पी, पहले मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 2p जेड माइनस के 5, यहाँ प्लस हो जाएगा पी डी जेड ओवर डी पी और प्लस के जेड आ जाएगा, प्लस के पी जेड हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा, प्लस के जेड। अब डी डी जेड वाले इकट्ठे करो, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पी स्क्वायर है प्लस के पी है और यहाँ पर है डी जेड ओवर डी पी। अब जेड वाले इकट्ठे करो, एक जेड वाला ये रहा, एक जेड वाला ये रहा, एक ये रहा, सारे जेड वाले लाओ, 2p ये है और एक p ये है, 3p और प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो गया जेड वाले। बाकी माइनस के 5 और माइनस के एक ये भी तो था लास्ट वाला, जेड का एक और रह गया ना, देखो 2p जेड और एक p जेड ये रहा, 3p जेड हो गए, और एक जेड ये रहा, एक जेड ये रहा, 2 जेड, तो 2 बाहर निकाल दिया हमने जेड। अब क्या क्या बचा, एक तो माइनस के 5 बचा और एक माइनस के 5 माइनस के 10 बचे, चेक करो यही बचा नहीं बचा, 2pz 3pz ये हो गए और z और z2z, सही तो है। अब ये यहाँ पर हमें जो हमारा इससे पहले वाला सेमेस्टर था उसमें जानना पड़ेगा, क्योंकि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है z और p में। तो हमने वहां पे एक चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के क्वेश्चनों को सोल्व करने का, तो उसमें या तो वेरिएबल सेपरेबल होते हैं या लीनियर बनती हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर लीनियर बनती है इन क्वेश्चनों के अंदर। तो देखो डी जेड ओवर डी पी, एक बार बता दूं मैं लीनियर क्या होती थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती थी, डी वाई ओवर डी एक्स, वाई और एक्स में होती थी वहां पर पी वाई और इक्वल टू क्या होता था क्यू। बस यहाँ ध्यान रखना पी और जो क्यू होते हैं वे फंक्शन होते थे एक्स के, जो यहाँ होता है एक्स। अब जब इसका सोल्यूशन लिखते थे तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे और वो होता था e की पावर p और यहाँ पर होता है dx, जो यहाँ पर लिखा होता है वही आएगा dx, यहाँ जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होता है। और जब हम इसका सॉल्यूशन लिखते थे तो जो ऊपर देखते थे कौन है y, तो y लिखेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर पीछे जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और एक कांस्टेंट जोड़ देते थे। तो यही टेक्निक यहाँ लगेगी, लेकिन पहले यहाँ पर देखो यहाँ डी बाई डी होता है, यहाँ डी जेड डी पी है, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा पूरे को। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है डी जेड ओवर डी पी प्लस आ जाएगा 3p प्लस के 2 अपॉन में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस के p और यहाँ जेड, चाहो तो 10 को उधर जाओ तो 10 अपॉन आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस p। अब देखो ये बन गई है लीनियर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये लीनियर है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस टाइप की है, डी जेड ओवर डी पी प्लस के उसे कह दीजिए p1 जेड और इक्वल टू q1। कोई पूछेगा तो p1 का मतलब बताना 3p प्लस 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस p है, और q1 का मतलब है 10 अपॉन पी स्क्वायर प्लस p, ये है। अब मुझे यदि ये सोल्व करनी है तो मुझे पहले p1 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p का इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ऊपर देखो यहाँ, तो मुझे यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा तब जाकर मैं इसका सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है p1 को, तो पहले p1 को इंटीग्रेट कर लेते हैं। कोई कहेगा किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, जिसके रिस्पेक्ट में है डिफरेंशिएशन, तो स्मॉल p के करना। तो 3p प्लस 2 अपॉन में आ गया तुम्हारा p स्क्वायर प्लस के p, अब यहाँ पर dp। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करें, इंटीग्रेट करने के लिए इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना, इसमें नीचे से p कॉमन जाएगा, ये p कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा p प्लस 1। अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे उसके बाद इंटीग्रेट होगा। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं मैं,
p अलग लिखूंगा, p+1 अलग लिखूंगा। अब मुझे यहाँ पर जो है p के ऊपर ढूंढना, तो p को इस वाले फैक्टर को 0 बना दो, तो p की जगह 0 करोगे तो फैक्टर 0 हो जाएगा। बस इससे तो इतनी पहचान कर ली। अब जो बाकी क्वेश्चन बचा उसमें जहां भी p है वहां 0 भर दो, तो यहाँ 0 भरोगे 2 बचेगा, यहाँ 0 भरोगे तो 1 बचेगा, केवल आ जाएगा 2। और तुम्हें p+1 के ऊपर ढूंढना है तो इसे 0 बनाओ, p की वैल्यू क्या रखें जिससे कि 0 जाए, -1, तो इसे छोड़ दो, बाकी में -1 भर दो। जब यहाँ -1 भरोगे तो -3 और +2 -1 बचेगा ऊपर, और p की जगह यहाँ -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा है? तो +1 आ जाएगा ये रहा। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, 2 बाहर निकाल लो, पहले वाले कंडीशन हो जाएगा log p, इसका हो जाएगा log p+1। जरा इकट्ठा करना, 2 को ऊपर ले जाना तो log p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के log p+1 हो जाएगा, फिर log को इकट्ठा कर दीजिए एक साथ, तो log आ जाएगा p स्क्वायर इंटू में p+1। तो ये हमने p1 का इंटीग्रेशन कर लिया। अब हम निकालने जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e की पावर p1 और dp। तो e की पावर p1 का इंटीग्रेशन आया log p स्क्वायर इंटू में p+1। अब यहाँ पे हमें पता है e की पावर में log x होता है तो उसकी वैल्यू सिंपल x होती है, तो यहाँ बैठ जाएगा p स्क्वायर इंटू p+1। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ 1 क्या बैठेगा, ऊपर ध्यान से देखिए 1 थी क्या, ये थी 1, तो इसमें यहाँ पे z आ रहा, तो z इंटू लिखा जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे यहाँ था, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ y इंटू था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ z लिखा जाएगा। तो यहाँ पे वही काम करूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन क्या बैठेगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे q1 और फिर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे dp और एक कांस्टेंट डाल देंगे c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल चुके हैं, p स्क्वायर इंटू में p+1 है, और यहाँ पे q1 की जो वैल्यू है वो ऊपर से देखिए कितनी आई, यहाँ पर देखो q1 था हमारा 10/p स्क्वायर इंटू प्लस p, तो यहाँ पर 10/p स्क्वायर प्लस के p, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बैठा p स्क्वायर इंटू में p+1। बस इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, देखिए इंटीग्रेशन क्या आएगा। अगर यहाँ नीचे p कॉमन ले लें एक तो p कट जाएगा और p+1 भी कट जाएगा, तो केवल हमारा बच जाएगा यहाँ पर 10p, और इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 10p स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा और प्लस के c, या कह लीजिए 5p स्क्वायर। तो ये हमारा z इंटू पी स्क्वायर और p+1 की वैल्यू आई, लेकिन हमें तो z निकालना, तो p स्क्वायर प्लस p+1 से डिवाइड कर लीजिए। तो अब हम यहां से इसे डिवाइड कर रहे हैं तो z इक्वल टू हो जाएगा, जब इसके नीचे लाएंगे 5/p+1, और c अपॉन आ जाएगा p स्क्वायर प्लस p इंटू p+1, ये आ गया। अब यहाँ पे समस्या क्या है, z का मतलब था लाप्लास ऑफ y, तो यहां पर हमने जब इसकी वैल्यू खोलेंगे लाप्लास ऑफ y, तो l को इधर ले जाना पड़ेगा तुम्हें, तो यहाँ p+1 c अपॉन पी स्क्वायर इंटू में p+1। जब हम इसको इधर लाए तो 5 तो कांस्टेंट है, इनवर्स लाप्लास निकालना होगा हमें p+1 का, c कांस्टेंट है, इनवर्स लाप्लास निकालना होगा हमें p स्क्वायर इंटू p+1 का। ये रहा, इसका इनवर्स लाप्लास और डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इनवर्स लाप्लास होता है 1/p - a वाला, e की पावर at। तो यहाँ a की वैल्यू जो है वो -1 है, तो e की पावर में आ जाएगा माइनस के t ये। लेकिन इसका इनवर्स लाप्लास कैसे निकालें, इसके लिए या तो पार्शियल फ्रैक्शन करो या कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा दीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होंगे इसके, मैं तुम्हें बता देता हूँ। p स्क्वायर इंटू p+1 है, अब ये इसमें रिपीटेड है, पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, तो इसे तो भाई रखो, अब बाकी क्वेश्चन को असेंडिंग पावर में लिखो। जब 1 है, 1 तो नहीं रहने दो, इस वाले को असेंडिंग में लिखो 1 प्लस p, क्योंकि इस टर्म में p की पावर 0 है, इस टर्म में p की पावर 1 है, तो बढ़ते क्रम में लिखना p की पावर में, और फिर इस वाले से नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करो। बताया तुमने, शॉर्टकट बताया था मैंने ये। जब भी रिपीटेड आ जाए तो ये तरीका अप्लाई करो तो आसान पड़ता है क्वेश्चन। अब मैं 1 प्लस p से डिवाइड करूंगा ऊपर वाले को, ए इसको 1 को, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 ही चला दो, 1 की वर्ड में 1, और इस केस में p आ जाएगा। जब माइनस करोगे ये कट जाएगा, तो माइनस के p बचेगा। अब तुम्हें आगे क्या चलाना है, तो यहाँ देखो 1 आ रहा, तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये आ जाए, तो माइनस p कर दो। तो माइनस p की जब इसमें करोगे तो माइनस की हो जाएगा p और माइनस की हो जाएगा p स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये से कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर।
इसे तब तक करते जाना होता है जब तक कि जो बाहर पावर आ रही है ना पी स्क्वायर, हाँ ये पावर ना आ जाए या बड़ी पावर आ जाए इससे। ठीक है, पी स्क्वायर आ गया हमारा, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं कितना बैठा हमारा। पहले जो हमारा ऊपर आया उसे लिखते हैं 1 माइनस पी, जो यहाँ पे रिमाइंडर आया शेषफल वो ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करना होता है वो नीचे लिखते हैं। डिवाइड किससे करा तुमने, पी प्लस वन से, ये रहा। अब इसको जो एक वो तो रह गया 1 अपॉन पी स्क्वायर तो रह गया, एक मिनट रुक जाइए, 1 प्लस पी स्क्वायर तो रह गया, जो पी स्क्वायर बाहर लिखा था वो तो रह गया, ए यहाँ पर सी इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन पी स्क्वायर ये। अब तुमने इसको तो डिवाइड करा ना, इसको इससे डिवाइड करा, 1 अपॉन पी स्क्वायर तो बाहर रहेगा ना। अब बताओ क्या आया, ऊपर तो आया 1 माइनस पी, अब प्लस जो शेष फल आया ऊपर आया और नीचे आया पी प्लस वन ये। अब इसको अंदर ले जाइए, बस पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। जब हम इसको अंदर ले जाएंगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बचेगा, माइनस के 1 अपॉन पी बचेगा, ये इससे कट जाएगा और 1 अपॉन पी प्लस वन बचेगा। तो यहां बैठा 5 ए की पावर माइनस टी प्लस सी, इसका इनवर्स लाप्लास हम जानते हैं टी की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 होगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन पी की पावर 1 प्लस 1, 1 इनवर्स लाप्लास होता है 1 अपॉन पी की पावर n प्लस 1 का, टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। तो इसको लिख दो 2 को 1 प्लस 1 तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टी की पावर 1 बचेगी। और इनवर्स लाप्लास 1 का हम सभी जानते हैं, 1 का लाप्लास होता है 1 अपॉन पी का होता है 1, और इसका हो जाएगा e की पावर माइनस के टी, ये आ गया। तो कुल मिलाकर हमने ये y निकाल दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, c आ रहा, तो c तुम्हें यहां से खत्म करना पड़ेगा। 5 ए की पावर माइनस टी प्लस सी, और यहाँ t है और अंदर है -1 और प्लस है e की पावर माइनस टी। अब देखिए मैं यहां से c कैसे निकालता हूं, यही मेरा आंसर है, बस c निकालना है मुझे। एक कंडीशन दी हुई थी उसने ऊपर, देखो ध्यान से, कहां गई कंडीशन, हाँ y इंफिनिटी इक्वल टू 0, इस कंडीशन का मैं इस्तेमाल करूंगा c निकालने के लिए। ये कुछ क्वेश्चन जो है बड़े होते हैं, बस ये छोटे क्वेश्चन नहीं है, हाँ बहुत लेंथी हो जाते हैं। अब देखो कंडीशन दी गई है ये, y इंफिनिटी की वैल्यू कितनी थी, 0, ये तो थी। इसका मतलब है y की वैल्यू 0 है जब t की वैल्यू इंफिनिटी है, t की वैल्यू इंफिनिटी है। तो इस कंडीशन का इस्तेमाल करना हमें यहां पर, ठीक है। इस कंडीशन को सोच समझ के लगाना। उसने कहा y की वैल्यू 0 आनी चाहिए जब t की वैल्यू इंफिनिटी बने, तो हमें c ऐसा ढूंढना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते, क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन को सीधा अप्लाई करूंगा तो इसे c नहीं निकलने का। चेक करो, y की जगह 0 भर दिया इस साइड में, तो यहां तो 0 आ गया, यहाँ 5 e की पावर माइनस के इन्फिनिटी आ गया प्लस c, और यहाँ इन्फिनिटी -1 प्लस e की पावर माइनस इन्फिनिटी। e की पावर माइनस इन्फिनिटी सभी जानते हैं 0 होता है, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, प्लस c यहाँ इन्फिनिटी -1 यहाँ 0। लेकिन c की जब इन्फिनिटी मल्टीप्लाई करोगे तो ये इन्फिनिटी जाएगा और इधर आ जाएगा 0। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कभी भी कि 0 इन्फिनिटी के बराबर हो जाए, तो ये कंडीशन हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो बता रहा हूं मैं तुम्हें इस्तेमाल कैसा करनी है ये कंडीशन, इस तरह से इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी। देखिए हम क्या कर रहे हैं, उसने कहा कि भाई तुम्हें ऐसी फंक्शन निकालनी है, y ऐसा बनाना है कि यदि उसमें t की जगह इन्फिनिटी भरा जाए तो y की वैल्यू 0 हो जाए। हमने देखा जैसे ही हमने t की जगह इन्फिनिटी भरा तो यहां तो टर्म 0 बन गई थी, लेकिन यहां 0 बन गई थी, लेकिन यहां इन्फिनिटी बन गया था, और आना चाहिए y की वैल्यू 0। तो हम कह रहे हैं कि ये तभी पॉसिबल है अगर c जो कांस्टेंट है यदि हम 0 ले लें तो पीछे वाली टर्म खत्म हो जाएगी सारी। अगर c 0 ले लें, भाई c की वैल्यू तो निकालनी है हमें, तो हम कह रहे हैं c की वैल्यू यदि हम 0 ले लें तो पीछे वाली टर्म सारी खत्म हो जाएगी, जब इसमें c रहेगा ही नहीं। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा, y इक्वल टू 5 e की पावर माइनस टी, और इसमें तुम t की जगह इन्फिनिटी भरोगे तो y की वैल्यू 100% 0 आएगी। तो हमने कहा ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब c की वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तभी y की वैल्यू 0 होगी जब t की जगह तुम इन्फिनिटी भरोगे। यही बात मैं लिख रहा हूं, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी संभव है जब c की वैल्यू क्या ली जाए, 0। तो 100/सेकंड से आंसर क्या बनेगा, मतलब c तो पहचानना इस कंडीशन के अनुसार। तो हमने देखा भाई उसने कहा t की जगह इन्फिनिटी भरने पर y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो हमने कहा ये बात तो तभी सही हो सकती है जब ये वाली टर्म हो ही ना इसके अंदर, c खत्म ही हो जाए। तो हमने कहा c 0 ले लो, तो y की वैल्यू आ गई तुम्हारी कितना, 5 e की पावर माइनस टी, ये आ गई।
अब इसमें रख के देखो, ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई बैठेगी। जैसे ही तुम टी की जगह इन्फिनिटी भरोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये एक ऐसा आंसर है जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये जो y तुमने निकाला है, अगर इस y की वैल्यू यहां रखी जाए, यहां पर इसमें रखी जाए, कहने का मतलब यहां y का 2 बार डिफरेंशिएट करो जो तुमने निकाला है, यहां एक बार डिफरेंशिएट करो, यहां y की वैल्यू भरो तो 100% जीरो आएगी। और साथ में इन कंडीशनों को भी वो सेटिस्फाई करती होगी जो हमने आंसर निकाला अभी। पहली कंडीशन क्या, टी की जगह जीरो भरो, y की वैल्यू 5 आती होगी, और टी की जगह इन्फिनिटी भरो तो y की वैल्यू जीरो आती होगी। चेक कर सकते तुम कि ये कंडीशन दोनों सही बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही। रख के देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर यदि हम टी की जगह जीरो भरेंगे तो ई की पावर जीरो 1, तो y की वैल्यू 5 आएगी, और इन्फिनिटी भरेंगे तो y की वैल्यू जीरो आएगी। तो ये आंसर ऐसा हुआ जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये आंसर बैठा है इसका। इसे करके देख लीजिए, एक मिनट। तो बच्चों इन्हें करने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं तुम्हें। देखिए, वैसे अंदाज से बता दो कौन सा करके दिखा दूं आपके बाद, फिर उसके बाद में फिर कल जो है अगली एक्सरसाइज ही करेंगे। फिर कौन सा कर दूं इसमें से, एक और बोल दो कोई सही। 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम। 5 में दिया है टी वाई डबल डैश प्लस के है 2t प्लस के 3 वाई डैश प्लस के t प्लस 3, फिर है y इक्वल टू है a e की पावर माइनस टी। कंडीशन बताइए उसने, वाई टी एंड इट्स डेरिवेटिव हैव द ट्रांसफॉर्म। छोड़िए उस बात को, कोई कंडीशन नहीं दी है। अब यहां पे देखो, ये y डबल डैश टी का मतलब, उसका मतलब ये है कि जो y फंक्शन है वो t की है। पीछे टी लिखा होगा यहाँ पर, तो उसे लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हम वैसे भी क्वेश्चन जो कर रहे हैं y और t में ही कर रहे हैं सारे। बस हमें यहाँ पर लाप्लास लेना है और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा सजा सकते तो सजा दो यहाँ पर, जैसा ये अलग अलग कर लो, 2t y डैश अब प्लस के 3y डैश अब प्लस के t y अब प्लस के 3y। बस मैंने अलग अलग कर दिया, कुछ नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले दूंगा, यहाँ पे लगा दिया मैंने लाप्लास, ये अब प्लस के 2 बाहर निकाल दीजिए, लाप्लास ऑफ टी वाई डैश, फिर प्लस के 3 लाप्लास ऑफ वाई डैश प्लस के लाप्लास ऑफ टी वाई का, और प्लस के 3 बाहर लाप्लास ऑफ वाई, और यहाँ पर a और लाप्लास ऑफ a की पावर माइनस टी। ये आ गया। बस अब थ्योरम लगानी है, पहले तुम्हें लगानी मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम। t की पावर 1 है तो माइनस 1 की पावर 1 आएगी, सॉरी 1, और एक बार डिफरेंशिएट होगा p के रेस्पेक्ट में, किसका, लाप्लास ऑफ y डबल डैश का। बिल्कुल यहाँ पे लगाइए यही थ्योरम, माइनस 1 आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन लाप्लास ऑफ y डैश का। फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ कुछ मत करिए अभी, डैश वाली थ्योरम बाद में खोलेंगे, अभी केवल मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगा रहे हैं। यहाँ पे t की पावर 1 है तो माइनस 1 आ जाएगा, एक बार डिफरेंशिएशन लाप्लास ऑफ y का आएगा, फिर 3 लाप्लास ऑफ y, और यहाँ पे लाप्लास का फॉर्म लगाइए e वाला, e की पावर at का लाप्लास होता है 1 अपॉन p माइनस a, लेकिन a की वैल्यू माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा। लाप्लास e की पावर at का होता है 1 अपॉन p माइनस a, लेकिन a की वैल्यू यहाँ माइनस 1 है तो यहाँ नीचे जाकर प्लस 1 हो गया, ये आ गया। अब देखें, ये तो मैं लगा रही है डेरिवेटिव वाली थ्योरम, अब लगानी है तो नहीं, अब लगाइए मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरम, अब लगानी है डेरिवेटिव वाली थ्योरम। अब यहाँ पर अंदर की ओर डेरिवेटिव वाली थ्योरम लगाओ, तो पी स्क्वायर आएगा, लाप्लास ऑफ वाई आएगा, माइनस के पी, फिर वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, ये माइनस के 2 डीडीपी, यहाँ पे भी डैश वाली थ्योरम लगाओ, यहाँ जाएगा पी लाप्लास ऑफ वाई माइनस क्या जाएगा वाई जीरो, फिर यहाँ पे लगाइए डैश की थ्योरम, प्लस के 3 पी लाप्लास ऑफ वाई माइनस क्या जाएगा वाई जीरो, ये रहा। ये वाले में मतलब जब इसमें जैसे मान लो डबल डैश से स्टार्ट हुआ है तो पी स्क्वायर से स्टार्ट हुआ, पहली टर्म में लाप्लास ऑफ वाई आता है, फिर अगली टर्म में आएगा वाई जीरो, उससे अगली टर्म में आएगा वाई डैश जीरो, उससे अगली टर्म में आएगा वाई डबल डैश जीरो, और यहां तक आ गए हैं हम 3 तक। ये वाला कहां गया 3, ये वाला। अब इस वाले पे आइए, यहाँ पर
माइनस के लिखा हुआ है। अब डी डी पी लाप्लास ऑफ वाई प्लस के 3 लाप्लास ऑफ वाई, ये रहा, और इक्वल टू है 1 अपॉन पी प्लस 1, ये रहा। अब यहां पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है और यहां पे कोई भी कांस्टेंट की वो कंडीशन नहीं दी गई है, तो एक काम करना पड़ेगा, कंडीशन हमें अपने पास से माननी पड़ेगी। जैसे इसमें वाई डैश जीरो आया, वाई जीरो आया है, तो वाई जीरो को ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए लाप्लास ऑफ वाई को भी जेड लिख लीजिए, वरना बाद में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीडीपी, यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर, यहाँ पर जेड माइनस, यहाँ पे मैंने ए मान लिया है तो पी ए हो गया, यहाँ पर बी मान लिया है मैंने, माइनस के 2 डीडीपी, अंदर देखिए पी इसे मान लिया मैंने जेड, माइनस के इसे ए, प्लस के 3, यहाँ पी, यहाँ जेड, माइनस के ए, और देखिए माइनस के डीडीपी, यहाँ पर जेड है, प्लस के 3, यहाँ जेड इक्वल टू ए अपॉन पी प्लस 1। अब देखिए हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट देखो कैसा करूंगा मैं, फर्स्ट सेकंड से करूंगा, एक बार में ही करो। पी स्क्वायर ऐसा कैसा ही, जेड का डी जेड ओवर डी पी आ जाएगा, फिर 2p आ जाएगा, और जेड ऐसा कैसा ही, ये तो आएगा। यहाँ p का हो जाएगा 1 तो a बचेगा, b का हो जाएगा 0, फिर माइनस, यहाँ भी करिए, यहाँ पर p जेड, p नुकानुई जेड का हो जाएगा dp, एक मिनट ये बाहर गलत लिख दिया, जब कर ही रहे हैं तो इसे क्यों लिखेंगे, p नुकानुई जेड का हो जाएगा डी जेड ओवर dp, और p का हो जाएगा 1 तो जेड बचेगा, a का हो जाएगा 0। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं है, मैंने अंदर ले लिया ऐसा, ये ले लिया, यहाँ भी नहीं करना, यहाँ भी ऐसे लिख देना डी जेड ओवर डी पी, प्लस के 3z और इक्वल टू आ गया a अपॉन पी प्लस 1। अब बस तुम्हें इकट्ठे करने हैं, सबसे पहले डी जेड ओवर डी पी के सारे में से इकट्ठे कर लाओ, यहाँ तो आएगा माइनस के पी स्क्वायर, एक माइनस किया जाएगा 2p, और एक किया जाएगा लास्ट में माइनस के 1, ये तो हो गया डी जेड डी पी के। अब करेंगे जेड वाले इकट्ठे, यहाँ से माइनस के 2p आ जाएगा, और जेड का यहाँ से भी आएगा माइनस के 2, और यहाँ से आ जाएगा प्लस के 3p, और एक लास्ट में आ जाएगा प्लस के 3, ये हो जाएंगे जेड वाले। बाकी जो बचे वो लिखे जाएंगे, जैसे माइनस का a है, बाहर माइनस है, प्लस का हो जाएगा a, और इसमें इस वाले में आ जाएंगे माइनस के 3a, बस इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन पी प्लस 1। थोड़ा और इकट्ठा कर लीजिए, जैसे ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस कॉमन लेकर, किसका बन जाएगा, p प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो डी जेड ओवर डी पी, और यहाँ पर देखिए कुछ इकट्ठे हो जाए तो यहाँ बचेगा प्लस के p, और प्लस का 1 बचेगा शायद, ये तो बचेगा जेड, और यहाँ बचा माइनस के 2a, और इक्वल टू हो गया a अपॉन पी प्लस 1, ये रहा। हाँ, बस इससे डिवाइड करना, अलीनियर बन जाएगी। तो यहाँ पर डी जेड ओवर डी पी, जब हम इस पूरे से डिवाइड करेंगे एक फैक्टर तो कट जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा केवल पी प्लस 1, इसको भी उधर ले जाना 2a डाल के, अब प्लस के कितना है, a अपॉन पी प्लस 1 है ना, अब इससे डिवाइड कर लेना, ये जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा फिर दोबारा से, क्योंकि जब इसे माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का होगा, उधर जाकर फिर माइनस का आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा पी प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर ये जाएगा इसके नीचे भी, तो यहाँ हो जाएगा पी प्लस 1 की क्यूब, लेकिन माइनस का आएगा, ये रहा, ठीक है। तो ये बन गई हमारी लीनियर, ध्यान दे दीजिए इसे, ये बन गई इस टाइप में डी जेड ओवर डी पी प्लस के पी वन जेड इक्वल टू क्यू वन की फॉर्म में, ये बन गई। अब इतनी लेंथ ही हो गई है, अब इसमें P1 की जो वैल्यू है वो माइनस के 1 अपॉन पी प्लस 1 है, और Q1 की वैल्यू है सारी है माइनस के 2a अपॉन पी प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस के a अपॉन पी प्लस 1 की क्यूब, ये रही। अब यहाँ पे पहले P1 को इंटीग्रेट कर लीजिए, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे ही आएगा, तो हमने P1 को इंटीग्रेट करा P के रेस्पेक्ट में, तो ये बैठ जाएगा माइनस के log P प्लस 1, या ऐसा भी ले सकते हो इसे log P प्लस 1 की पावर माइनस 1। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर P1 dp होता है, तो e की पावर में आ जाएगा log P प्लस 1 की पावर माइनस 1, या कुल मिला के आ जाएगा P प्लस 1 की पावर माइनस 1, या 1 अपॉन P प्लस 1 कह दीजिए, ये आ गया। अब जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट का, तो सॉल्यूशन ऐसे लिखा जाएगा, z इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर यहाँ पे Q1, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर यहाँ पे dp, और एक कांस्टेंट c डलेगा।
ऊपर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू जो आई वो भर दीजिए यहाँ पर, ये रही जेड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई 1/p+1। Q1 की वैल्यू काफी लेंथी थी, माइनस के 2a/p+1 का स्क्वायर, और फिर था -a/क्यूब, और इनटू में आ गया 1/p+1 और dp और प्लस सी। अब तुम्हें बस यहाँ इंटीग्रेट करना है इसे पहले तो, और काम बाद में होगा। चलो जी, इंटीग्रेट करने के लिए p+1 को अंदर लाए हम, तो ये आ जाएगा माइनस के 2a तो कांस्टेंट है, और 1 आ जाएगा p+1 की क्यूब, यहाँ आ जाएगा dp, और ये वाला माइनस का a भी कांस्टेंट है, तो 1 आ जाएगा p+1 की पावर 4, और यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है। इसको पूरे को ऊपर ले जाओ तो p+1 की क्यूब आ जाएगा माइनस के 3। अब इसका इंटीग्रेशन जो बैठेगा वो बैठेगा p+1 की पावर माइनस के, हाँ, माइनस के 3+1 अपॉन में माइनस के 3+1, कुल मिला के आ जाएगा ऊपर -2 नीचे -2, ये तो बैठेगा। ठीक है, तो -2a इसका इंटीग्रेशन बैठेगा 1/p+1 की पावर 2, और नीचे आ जाएगा -2, ये आएगा। और इस वाले का जब हम करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो p+1 की पावर -4, तो क्या बैठेगा p+1 की पावर 3, और नीचे भी आ जाएगा -3, नहीं प्लस के 3 ही आएगा, -3 ही आएगा। तो ये बैठ गया कुल मिला के यहाँ पर a/p+1 का स्क्वायर, और यहाँ बैठ जाएगा a/3 इंटू p+1 की क्यूब, ये तो बेटा। अब इसमें क्या करेंगे, इसको उठाकर उधर ले जाओ जिससे कि z एक साइड में आ जाए। अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी p+1 ऊपर जाएगा तो a कट जाएगा, तो p+1 बचेगा, और यहां पर आ जाएगा a/3 इंटू p+1 का स्क्वायर। और z का मतलब हम जानते हैं लाप्लास ऑफ y होता है, तो यहां पर हमने लाप्लास ऑफ y लिख दिया। अब बस l को उधर ले जाना है और इनवर्स लाप्लास देना है, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। a/3 और इंटू में p+1 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू आ जाएगी a, इनवर्स लाप्लास लेना पड़ेगा तुम्हें 1/p+1 का, और यहाँ पर a/3 भार इनवर्स लाप्लास लेना पड़ेगा 1/p+1 का स्क्वायर का। इसका इनवर्स लाप्लास का डायरेक्ट फॉर्मूला e⁻⁻kt, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं है, इसमें लगानी पड़ेगी तुम्हें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है कि जहां तुम्हारा p+a आ रहा हो, याद करिए ये था वन, अगर फंक्शन में ये विशेषता हो, या तो p-a आ रहा हो या p+a आ रहा हो ऐसा, तो यदि प्लस आ रहा है तो e⁻⁻at आएगा, और इनवर्स लाप्लास ऑफ fp हो जाएगा, जहां p+a होगा वहां p हो जाएगा, और p-a बन रहा हर जगह क्वेश्चन में, तो यहाँ fp तो होगा ही, लेकिन इसमें पावर में चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस का हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर हर जगह देखो इस क्वेश्चन में जहां भी p है वहां p+1 आ रहा, तो ये थ्योरम लग जाएगी। क्या कहती है थ्योरम, e की पावर लिखो माइनस के t लिखा जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है, और इनवर्स लाप्लास किसका निकालना, फिर जहां p+1 है वहां p कर दो, a इसका इनवर्स लाप्लास। ये फर्स्ट थ्योरम लगा दी हमने, तो a e⁻t प्लस के a/3। अब यहां पर भी इनवर्स लाप्लास निकाल दीजिए, t की पावर 1/(1) से हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स लाप्लास ये बन रहा है p⁻n+1 के रूप में, वो होता है t⁻n/(n)। तो इस तरह से इसका जो आंसर आया वो ये आया, a e⁻t प्लस के a/3, यहाँ t भी बचा e⁻t। हमारे हिसाब से आंसर ये है। इसमें a की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, ये आंसर बैठा नहीं बैठा। इसमें e⁻t बाहर निकाल दीजिए, a प्लस a/3t, और बाहर e⁻t। तो क्वेश्चनों का पैटर्न सबका एक सा ही है, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। इन क्वेश्चनों के अंदर सब एक से ही क्वेश्चन है, बस थोड़े से लेंथी होते हैं क्योंकि पहले लाप्लास लिया जाता है, फिर उसके बाद में इनवर्स लाप्लास लेते हैं, फिर उसके अंदर भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है लीनियर, तो इसलिए महंगे पड़ जाते हैं क्वेश्चन जो है। और वो जो महंगे पड़ते हैं ना, बस एक ही चीज है इसके अंदर जो दिक्कत करती है। जो पहली एक्सरसाइज में था वो थे विद कोफिशिएंट जो कांस्टेंट थे, लेकिन इनमें जो कोफिशिएंट है वो हाँ वेरिएबल में आए हुए हैं। यहाँ देखो टी आया हुआ साथ में, अगर टी ना होता तो पहले मल्टीप्लीकेशन की थ्योरम नहीं लगाते हम, सीधा क्वेश्चन जाता। तो पहली एक्सरसाइज में जो कोफिशिएंट हो करते थे वे कांस्टेंट थे, y डबल के डैश के साथ में कांस्टेंट, y डैश के साथ में कांस्टेंट, लेकिन यहाँ टी में डाल रखे हैं, इसलिए क्वेश्चन महंगे पड़ते हैं। हाँ, इसलिए प्रॉब्लम होती है।
चलो इन्हें करके देख लीजिए, हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कल को जो है दूसरा मेथड समझाएंगे फिर जो है हम। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना इसको जो है। हाँ ठीक है बच्चों, इन्हें करके देख लीजिए हैं? और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको व्हाट्सअप कर दे करो कि ये प्रॉब्लम करवा दो, तो उस प्रॉब्लम को मैं करवा दूंगा। ऑनलाइन के लिए बता रहा हूँ मैं ये बात। अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है मान लीजिए तो मैं करवानी है कि ये प्रॉब्लम कर दीजिए, तो व्हाट्सअप कर दीजिए उस प्रॉब्लम को, नो कल को ऐसा करवा देना। ठीक है बच्चों।